हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एनिमल किंगडम के बारे में समझाया था और उसका पहला पार्ट था, और आज मैं उसका दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। उसका पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपको मैं समझाऊँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक, द एनिमल किंगडम, क्लास 11th। एनिमल किंगडम, ठीक है। देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम। देखो, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। यानी कि अपने आपने चारों ओर देखा होगा, बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। और कुछ विभिन्न आधार पर उनको हम क्लासिफाइड करते हैं। यानी कि अब तक जो हमने, देखो दोस्तों, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अपने चारों तरफ काफ़ी प्राणी जीव जंतु देखे होंगे, ठीक है, और उनमें कुछ विभिन्नताएं मिलती है देखने को, ठीक है। अब तक 10 लाख से ज़्यादा अधिक प्रजातियों का खोजी जा चुकी है, ठीक है। यानी कि एज ओवर मिलियन ऑफ द स्पीसीज डिफरेंट एनिमल्स हैव बीन द डिस्क्राइब्ड स्टिल नाउ, ठीक है। द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम्स एट द मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि उनका महत्व ज़्यादा अधिक हो जाता है, ठीक है। उनकी जो क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ मैं, यानी कि उनकी हेल्प से, जैसे मैंने बोला डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म, उनकी हेल्प से हम उनका सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग द सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब द स्पीसीज, ठीक है। तो यही चीज़ है, यानी कि कैसे उनका स्ट्रक्चर है, किस फॉर्म में है वे, उनके आधार पर उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूं मैं। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो बच्चों, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड देन डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर द फंडामेंटल फीचर्स एंड द कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि उनके आधार पर मैं कह सकता हूं उनका जो कॉमन फीचर है, ठीक है, उसके संबंध में हमने उसको बांटा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की, अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेकंड टॉप मैं सेकंड बताने चाहता हूं कि बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। थर्ड है हमारा नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम। फोर्थ है हमारा डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और 5 है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, इनके आधार पर हमने इसका बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। दोस्तों, जैसे हमने बताया अभी, उसके बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर किस प्रकार से उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग भी, बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी, नेचर ऑफ सिलोम के द्वारा भी, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा भी उसका बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है इसमें, यानी कि संगठन का जो इसका स्तर है वो क्या है। यानी कि सबसे पहली बात करता हूँ मैं, जो सभी प्रकार के हमारे मेंबर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। क्या है वे सारे मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, यानी कि बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, ठीक। यानी कि मैं कह सकता हूं कि थ्रू आउट द ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स और मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सिबिट द सेम पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। यानी कि सभी प्रकार के जो एनिमल्स है वे सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। पर ये नहीं है कि अधिकतर जो हमारे एनिमल्स है वे सभी ही हमारे मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पंज की बात कर सकता हूं मैं। स्पंज में आखिरकार होता क्या है, जो सेल्स होते हैं वो एक बिखरे हुए समूह के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, बिखरे हुए, यानी कि ऑल, फॉर एग्जांपल द स्पंज, द सेल्स आर अरेंज्ड इन द लूप। कि जो सेलुलर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि फॉर एग्जांपल द स्पंज इन द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एज एग्रीगेट्स, ठीक है, इन द एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसकी टिश्यू लेवल के बारे में, यानी कि उत्तक स्तर के बारे में, वो कैसा हो सकता है। सेकंड है इसका टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे भी इसका देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि इस टिश्यू लेवल में, जैसे कि सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, the more complex, the here the cells performing the same function and are arranged into the tissue। यानी कि प्लेटे हेलमिंथिस के आधार पर भी इसको बांटा गया है, ठीक है। अरेंज्ड ऑफ सेल, अरेंज्ड ऑफ सेल, हम इसको ही बोल सकते हैं अरेंज्ड ऑफ सेल। मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, यानी कि उसके द्वारा ही ये अपना एक उत्तक स्तर के रूप में प्रदर्शित करता है। आगे इसमें हम बात देखो बच्चों, आगे हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार कहता क्या है, यानी कि थ्रू आउट द ऑल मेंबर्स ऑफ द मल्टी सेलुलर, यानी कि प्राणी जगत के जो सभी सदस्य हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सभी को पता होगा मल्टी सेलुलर और के बारे में, ठीक है। लेकिन सभी एक प्रकार को कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑल ऑफ देम डू नॉट द सेम पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात करते हो, स्पंज में आपको देखने को क्या मिल सकता है, यानी कि स्पंज में जो है कोशिका बिखरे हुए समय के रूप में ही होते हैं। यानी कि अर्थात जो उनका कोशिका स्तर होता है वो कोशिका स्तर के संगठन को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर एग्जांपल स्पंजेस, द सेल्स ऑफ अरेंज्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एग्रीगेट्स एंड द एक्सिबिटेड द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि उसको मैं बात कर सकता हूं, फर्स्ट ये सभी क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और सेकंड हमारा मैंने बताया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा, देखो बच्चों भी मैंने बताया जैसे सेलुलर लेवल के बारे में। आगे बात करता हूं कि देखो कोशिकाओं के बीच एक कुछ विभाजन होता है, यानी कि द सम डिवीजन ऑफ द लेबर एक्टिविटी ऑफ द परफॉर्मिंग अमंग द सेल। जैसे सिलेंट्रेटा की बात करता हूं मैं, सिलेंट्रेटिका की जो कोशिका होती है वो ज्यादा अधिक होती है, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ द सेल मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सम फंक्शन आर अरेंज्ड आर टिश्यू। यानी कि जो कि उच्च स्तर की जो कोशिकाएं रहती है, ठीक है, संगठित होकर एक अंग का निर्माण करती है,
ठीक है, यानी कि टिश्यू लेवल के बारे में बात करता हूँ मैं। टिश्यू लेवल देखो, जो ये इसको हम बोलते हैं क्या, टिश्यू लेवल, ठीक है, यानी कि ऊतक स्तर, यानी कि जो सिलेंट्रेटा कोशिकाएं की व्यवस्था ज्यादा अधिक होती है, ठीक है, उसमें कोशिका अपना काम करता है, ठीक है, यानी कि द इन सिलेंट्रेटा द अरेंज्ड ऑफ द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर द अरेंजमेंट इनटू द टिश्यू, ठीक है, यानी कि उत्तक स्तर को दर्शाती है, टिश्यू लेवल को वो दर्शाती है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ऊतक स्तर का जो संगठन होता है, यानी कि टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, वो कहाँ पाया जाता है, जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो हाइगर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाइगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, हाइगर लेवल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, इसमें आगे मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, यानी कि ऑर्गन हैव द एसोसिएट टू फॉर्म एंड फंक्शनल सिस्टम सच एज सिस्टमेटिक कंसर्न with a specific physiological function. This pattern is known as the organ systems function. ठीक है, यानी कि प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, organs have associative form to functional system, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिस आधार पर वो काम करेगा, यानी कि पूरी तरह जो उसके संरचना और अंग तंत्र के स्तर को ही हम संगठन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गन सिस्टम इन द डिफरेंट group of the animals exhibited the various patterns of the complexities of, for example, digest system, जैसे प्लेटेल्मिंथीज में क्या है कि हैज द ओनली सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व द बोथ माउथ एंड द एनस, ठीक है, एंड हेंस इज द कॉल्ड द इनकम्प्लीट। ए कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम हैज टू ओपनिंग mouth and anus. Similarly, the circulative system may be two types. तो बच्चों देखो, फिर मैं बताना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है, उसी तरह की जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का ले सकता हूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं ले सकता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया है कि यानी कि पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, ठीक है, यानी कि सिंगल ओपनिंग, बाह्य द्वार क्या होता है, सिंगल ओपनिंग, ठीक है, सिंगल ओपनिंग, ठीक है, जो मुख तथा गुर्दा दोनों का कार्य करता है, जो मुख तथा गुर्दा दोनों का कार्य करता है, ठीक है, यानी कि ये भी कह सकता हूं कि सिंगल ओपनिंग द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज द बोथ माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, single opening the outside of the body serve as the mouth, serve as both mouth and anus, hence called incomplete,
hence called incomplete. Similarly, the circulatory system may be two types. Similarly, the circulatory system two types. Similarly, the circulatory system has two type. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक है, टू टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? ओपन टाइप्स एंड क्लोज टाइप. ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मैं फिर बताना चाहूंगा इसमें ही. देखो मैंने आपको बताया टू टाइप्स कौन कौन से, ओपन टाइप और क्लोज टाइप. फर्स्ट है हमारा ओपन टाइप. ठीक है, देखो ओपन टाइप में क्या कहता है, यानी कि तंत्र में, यानी कि एज अ कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम which is the blood pumped is the out of the heart and then cell tissue are directly bathed in the air. यानी कि in which blood, मैं लिख सकता हूं in which blood is pumped out of the heart in cell and tissue ठीक है, are directly bathed. ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि रक्त का भाव सीधे ही किस में जाता है? सीधे ही हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है. ठीक है, हृदय सीधे बाहर भेजा जाता है. ठीक है, इसमें कोशिका और उत्तक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार डूबे हुए होते हैं. सेकंड जो टाइप है हमारा क्लोज टाइप. सेकंड है हमारा क्लोज टाइप. देखो सेकंड क्लोज टाइप में क्या बताया गया है? रक्त का जो संचार होता है हृदय से भिन्न भिन्न, यानी कि वेसल्स के द्वारा होता है. यानी कि हृदय सीधे जो रक्त का संचरण होगा हृदय से सीधे वेसल्स के द्वारा होता है. ठीक है, यानी कि इन विच द ब्लड इज circulated a series a vessels varying diameters. ठीक है, वेसल्स भी हो सकती है, आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा. ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें सिमेट्री के बारे में. ठीक है, सिमेट्री के आधार पर ही हम इसको कैटेगराइज्ड किया गया है. ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है सिमेट्री के आधार पर ही. यानी कि एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. ठीक है, यानी कि स्पंज जो होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? सिमेट्री होते हैं. ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं. स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. ठीक है, यानी कि स्पंज are mostly asymmetrical. ठीक है, asymmetrical. स्पंज कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल, यानी कि प्राणी को
एनिमल्स को उनके सिमेट्री के आधार पर ही उनको कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, जैसे स्पंज की बात करता हूँ, स्पंज आर मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल्स होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, एसिमेट्रिकल क्या है, यानी कि किस प्रकार मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ एसिमेट्रिकल। देखो बच्चों, एसिमेट्रिकल आखिरकार होता क्या है, इन प्लेन दैट द पास थ्रू आउट द central does not divided from the equal half when any plane passing throughout the central axis of the body divides the organ into the two identicals। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिकल, यानी कि अर्थात इसको दो बराबर भागों में हम विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, डज नॉट डिवाइडेड इनटू द इक्वल हाफ, यानी कि सिमेट्रिकल को मैं बोल सकता हूं डज नॉट डिवाइडेड इनटू द इक्वल हाफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली दो रेखाओं को बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। ठीक है, इस प्रकार यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि डज नॉट डिवाइडेड इनटू द इक्वल हाफ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि इक्वल हाफ नहीं कर सकते सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिकल हाफ, यानी कि दो। अगर मैं बात करता हूं रेडियल सिमेट्री के बारे में, रेडियल सिमेट्री आखिरकार क्या कहता है, रेडियल सिमेट्री ये कहता है कि शरीर के दो समरूप भागों में विभाजित कर सकता है। ठीक है, ये तो था हमारा एसिमेट्रिकल। अब रेडियल सिमेट्रिकल क्या आखिरकार होता क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री। देखो बच्चों, रेडियल सिमेट्री क्या कहता है, रेडियल सिमेट्री कहता है कि एक्सिस द बॉडी डिवाइडेड इनटू द ऑर्गन्स इनटू द टू आइडेंटिकल हाफ। ठीक है, यानी कि किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समरूप भागों में विभाजित कर सकती है। ठीक है, यानी कि ये कि टू आइडेंटिकल, मैं फिर बता रहा हूं इसमें ही आपको, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गन्स into the two identical half। It is known as radial symmetry। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम, बायलैटरल सिमेट्री। थर्ड पॉइंट है इसमें बायलैटरल सिमेट्री। देखो बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, देखो बायलैटरल सिमेट्री में बताया गया है कि शरीर दो समरूप यानी कि दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, यानी कि द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड द राइट हाफ। ठीक है, इट इज नोन एज द बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू द body can divided into two identical half, right and left। It is known as bilateral symmetry।
आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं इसको बताऊंगा फिर आपको डिप्लोब्लास्टिक एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपको बस ये रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करें इनबॉक्स में, और जो भी आपको पार्ट समझ में नहीं आता उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, और देखते रहिए अपना बायोलॉजी एजुकेशन। ठीक है, कीप वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।